क्या आप कभी किसी गार्डन या फील्ड के पास से गुजरे हैं और ऐसा कुछ पेड़ से बना हुआ देखा है या फिर कुछ ऐसा पेड़ से जुड़ा हुआ देखा है? पनौती जैसा दिख रहा है ना? वेल, चाहे जितना भी अजीब क्यों ना लगे, एक ऐसा फार्म हैक है जो कि बहुत ही जबरदस्त गार्डनिंग हैक बन गया है। और सिर्फ यही नहीं, पेड़ों को क्लोन करने से लेकर फूलों के रंग बदलने तक। आइए देखते हैं ऐसी गार्डनिंग ट्रिक्स जो आपके होश उड़ा देंगी। अप इन द एयर। तो आइए सबसे साजिश भरी गार्डनिंग ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। कोई भला किसी पेड़ पर ऐसे बैग्स को क्यों लपेटेगा? वेल, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले इन बैग्स को पास से देखना चाहिए। आपने देखा इसके अंदर क्या है? हाँ, ये मिट्टी है। अरे यार, इस फैक्ट की वजह से तो सिचुएशन और ज्यादा अजीब लगने लगी है। तो इस मालिक पर भला कौन सा भूत चढ़ गया था कि उसने पपीते के पेड़ की किसी रैंडम ब्रांच पर मिट्टी से भरा बैग लपेट दिया? ये एक बहुत ही फेमस ट्री क्लोनिंग टेक्निक है जिसे कहते हैं एयर लेयरिंग। इसमें पेरेंट पेड़ की ब्रांचेस से एकदम नया पेड़ बन जाता है। इसमें हमें बीच से पेड़ निकलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। जंगल में हवा तब फैलती है जब एक नीचे की तरफ फैल रही ब्रांच जमीन से टच होती है और जड़ बना लेती है। इसी मेथड की कॉपी करने के लिए किसानों को पेड़ों को ये धोखा देना पड़ता है कि वो जमीन के अंदर है। ये ट्रिकी लग रहा है ना? लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि पेड़ों को बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। जैसे कि इस पपीते के किसान को देख लीजिए। सबसे पहले ये एक मोटी, सीधी और हेल्दी ब्रांच यूज करेगा और फिर उसके बेस में 1 इंच लंबा कट लगा देगा। फिर इसमें हार्मोन रूटिंग पाउडर डालेगा, क्योंकि भले ही पेड़ खुद की जड़ खुद बना सकते हैं, पर इसकी मदद से जड़ें ज्यादा स्ट्रांग होंगी और जल्दी बन जाएंगी। ये एक तरह से पेड़ों का सुपर सोल्जर सीरम है। फिर बड़ी ही न्यूट्रिशन वाली मिट्टी को पैक करके प्लास्टिक बैग में रखकर इस ब्रांच के कट वाले पोर्शन में लटका दिया जाता है। इससे वो एरिया नमी भरा और गर्म रहता है और ये एक पेड़ के लिए जड़ें बनाने का सबसे अच्छा एनवायरनमेंट है। और ब्रांच को बिल्कुल भी शक भी नहीं होता है कि वो जमीन से ऊपर है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि पेड़ों को उल्लू बनाना बड़ा आसान है। फिर 1 या 2 महीने के बाद कटे गए पोर्शन से जड़ें बनने लगती हैं और अब ब्रांच तैयार हैं कट करके अलग से जमीन में गाड़ने के लिए। टाटा! एकदम नया पपीते का पेड़, वो भी सीधा बीज से उगाने के आधा टाइम में। लेकिन अगर आप इस मेथड को लेकर अलग लेवल पर जाना चाहते हैं तो फिर आप फैंसी प्लास्टिक बैग्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्हें इसी पर्पस के लिए बनाया गया है। ये पॉट्स खोलते हैं और ब्रांच के आसपास क्लिप की तरह जुड़ जाते हैं, जिससे कि रूट्स को एक डार्क और गम एनवायरनमेंट मिलता है। और जब इनको क्रैक किया जाता है तो आपको ये अजीब से लेकिन सेटिस्फाइंग रूट्स मिल जाते हैं, जिनसे कि नया पेड़ बन जाता है। कितना कूल है ना? फैक्ट बताऊं, इतना ज्यादा कूल है कि लग रहा है गार्डनिंग करने लग जाऊं। बर्ड्स फॉर स्लग्स। एक लंबे थकान भरे दिन के बाद धूप में बैठकर बियर पीने से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि स्नेल और स्लग्स भी बियर एंजॉय करते हैं? क्या आपको पता है कि अगर ये आपके गार्डन या फार्म में पत्ता गोभी में छेद कर रहे हैं तो आप इन्हें बियर ट्रैप में फंसा सकते हैं। बस आपको करना ही है कि अपनी सब्जी के बगल में बियर रख दीजिए। इससे होगा ये कि स्नेल्स वगैरह स्मेल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप बियर रख देंगे तो वो सब्जियों की जगह बियर के पास चले जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि जब ये इसके पास जाएंगे तो इसमें अपनी सिल्क की बॉडी की वजह से गिर जाएंगे, क्योंकि इनकी बॉडी इथेनॉल नहीं झेल पाती। तो ऐसे ही ये स्नेल को भगाने के लिए अपनी एक नेचुरल पॉइजन फ्री सॉल्यूशन बन जाती है। अरे बाप रे! लेकिन आपके पास फिर ऐसी बियर होगी जिसमें बड़े बड़े स्नेल्स पड़े होंगे। छी यार, एकदम गिला 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 गिल गिला। हाँ, लेकिन सिर्फ बियर ही ऐसी ड्रिंक नहीं है जिसे गार्डन में यूज किया जा सके। वोडका में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कि इसे फंगस के लिए यूज किया जा सकता है। तो अगर हम बीजों को गाड़ने से पहले वोडका में डुबा दें तो इससे पेड़ में बीमारियां नहीं होंगी। वोडका को लंबे समय तक फूलों को ताजा रखने के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एथुलीन प्रोडक्शन होता है जो कि पेड़ भी रिलीज करते हैं और जिसकी वजह से पेड़ जवान रहते हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप स्पिन ऑफ की बोतल लाकर अपने घर के पेड़ों को उसका शॉट देने लगे, जान लीजिए कि पेड़ बहुत ही हल्के होते हैं और इसलिए बहुत ही कम अल्कोहल की टॉलरेट कर सकते हैं। तो इसलिए 1 चम्मच वोडका को एक बड़े से वॉश में डाल दीजिएगा। और एक और ऑप्शन है, अगर आपके पास में हैंगओवर किट है तो आप फूलों को सड़ने से रोकने के लिए एस्पिरिन का भी यूज कर सकते हैं। कुटी हुई एस्पिरिन को अपने फूलों के गमले में डालने से पानी का पीएच लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन स्टेम जल्दी पहुंच जाएंगे और इसीलिए फूल लंबे चलेंगे। मैं लॉकडाउन में इतना पागल नहीं था कि पेड़ों के साथ पार्टी करूं, लेकिन अब मैं इनके साथ पार्टी जरूर करूंगा भाई। पानी डालें या ना डालें? अगर आप मेरी तरह हैं तो फिर ये जरूर अपने पेड़ों को पानी देना भूल जाते होंगे और फिर जब याद आता होगा तो पैनिक करते होंगे और पौधों को बचाने के लिए बाल्टी भर पानी बेचारे पौधों पर डाल देते होंगे। लेकिन ये तो पहली वाली गलती से भी बड़ी गलती है। आपको पता है, ज्यादा पानी डालने से पेड़ों का वाटर प्रेशर बिगड़ जाता है, क्योंकि सीधा खड़ा रहने के लिए पेड़ के पास कोई मसले हड्डी तो होती नहीं। इसलिए वो टगो प्रेशर का यूज करते हैं और ये सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड से बनता है। इसी के कारण पेड़ अपनी पत्तियों को होल्ड करके रख पाते हैं, लेकिन बहुत सारे फ्लूइड से सेल मेम्ब्रेन फट सकता है। इससे सेल्स में गांठें पड़ जाएंगी और फिर पत्तियों पर ब्राउन और व्हाइट गांठें दिखने लगेंगी।
आपको लगेगा कि आपके घर के पौधों को कोई बीमारी हो गई, पर असल में आपने जो पानी डाला है वही इसका कारण है। ज़्यादा पानी डालने से पेड़ों की जड़ें भी खराब हो जाती हैं, क्योंकि इससे वो डूब जाएंगी, और ज़्यादा नमी वाली मिट्टी में फंगस होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं और फिर जड़ें सड़ जाती हैं। यार, अभी मुझे उन सभी पेड़ों के लिए इतना बुरा लग रहा ना, जिन्हें मैंने कभी बचाने की कोशिश की थी। लेकिन अगर आपके गमले पानी को ट्रैप कर लेते हैं तो पेड़ों को डूबने से बचाने का एक सॉल्यूशन है कि डायपर यूज कीजिए। हाँ, मुझे पता है ये बहुत ही क्रेजी साउंड कर रहा होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, अभी भी पेड़ों ने मुझसे बातें करना शुरू नहीं किया है। पर आपको पता है, डायपर पानी बड़े अच्छे से सोख लेता है, तो इसलिए गमले के नीचे रखने से पेड़ों को डूबने से बचाया जा सकता है। इस डायपर की मदद से मिट्टी का एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी नहीं रहेगा, और जब पेड़ को जरूरत होगी तो मिट्टी ड्राई भी नहीं रहेगी। ये गार्डनिंग हैक स्पेशली ऊपर टांगने वाले पेड़ों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनके गमलों में से पानी टपकता रहता है। नमी और गर्म कंडीशन के साथ डायपर आपके हैंगिंग प्लांट्स को भी खुश रखेगा और लीक से भी बचा लेगा। ये उन लोगों के लिए एकदम सही है कि जो कि पेड़ों को अपना बेबी मानते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि गार्डन हैक्स की लिस्ट में कभी डायपर सुनने को मिलेगा? अगर इसने आपको चौंका दिया है तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और ऐसी अजीब और वंडरफुल कमेंट के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। चलिए देखते हैं आगे कि मेरे पास आपके लिए और कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। दालचीनी की ताकत। दालचीनी स्पाइसी भी होती है और स्वीट भी, और किसी भी स्वीट डिश में डाल दी जाए तो उसमें जबरदस्त फ्लेवर्स आ जाते हैं। लेकिन ये स्पाइस सिर्फ टेस्टी स्वीट डिशेस के लिए नहीं है। अगर आप बीज भी बो रहे हैं तो एक चुटकी दालचीनी पाउडर डाल देने से पेड़ किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। यहाँ इसी जगह बीज मर भी जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ढेर सारी व्हाइट फंगस जम जाती है। छी यार, दालचीनी में कई सारे एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। इसका तेल फंगस की सेल मेम्ब्रेन को खत्म कर देता है। तो इसी तरह से बस एक चुटकी दालचीनी से आप अपने पेड़ों को फंगस से बचा सकते हैं। लेकिन इसके कुछ और भी यूज हैं भाई। दालचीनी की खुशबू ऐसी होती है जिससे कीड़े भाग जाते हैं। तो अगर आप कुछ दालचीनी की स्टिक अपनी कोठरी में रख दें तो चूहों से छुटकारा पा सकते हैं। और दालचीनी का स्पाइसी मैजिक सिर्फ चूहों पर असर नहीं करता। अगर आपके घर में चींटियां बहुत हैं तो आप उनकी भी सेंस को दालचीनी की मदद से खराब कर सकते हैं। चींटियां एक लाइन बनाकर किचन में रखे कपकेक तक पहुंचती हैं, और अगर इनकी लाइन तोड़ दी जाए तो ये वापस लौटने पर मजबूर हो जाएंगी। तो अगर आप इनकी लाइन के बीच में कहीं दालचीनी पाउडर डाल दें तो इनके सेंसेस खराब हो जाएंगे और इनकी लाइन टूट जाएगी, जिससे ये वापस लौटने पर मजबूर हो जाएंगी। यहाँ तो शेफ 1 चींटी 0 वाला सीन हो जाएगा भाई। कैट फ्री जोन। क्या स्ट्रे कैट्स आपके गार्डन को लिटर जोन की तरह यूज करती हैं, या फिर क्या वो अपनी आवाजों से आपको रात भर जागने पर मजबूर कर देती हैं? मेरे पास आपके लिए एक ऐसा नेचुरल हैक है जिससे कि आप किसी स्ट्रे कैट्स को अपने यार्ड से दूर रख पाएंगे। और इसके लिए आपको बस चाहिए कुछ संतरे के छिलके। आपको पता है, बिल्लियों की बहुत ही सेंसिटिव नाक होती है और खट्टे फलों की स्मेल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होती। संतरों के छिलकों को पानी में उबालने से उनका सारा तेल पानी में चला जाएगा, और इससे आपको मिल जाएगा ऐसा हार्मलेस स्प्रे जिससे कि आप स्ट्रे कैट से बच सकें। या फिर आप संतरे के छिलके मिट्टी के ऊपर भी रख सकते हैं। संतरे के छिलके की खट्टी स्मेल की वजह से बिल्लियां आपके गार्डन को लिटर बॉक्स की तरह यूज करना बंद कर देंगी। तो अपने संतरे के छिलकों को बचा कर रखिए और इन्हें अपने यार्ड की बिल्लियों से बचाने के लिए यूज कीजिए। लेकिन यार, ये कैट्स मूवी पर काम नहीं करता है। और जब मैं सिनेमा देखने गया तो मुझे स्क्रीन पर संतरे फेंकने के लिए बाहर फेंक दिया गया था। सीड रोलेट। अगर आप किसी गमले में कई महीनों से देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उसमें गाढ़े हुए बीज से पेड़ बनेगा, तो ये न्यूज बांटने से पहले ही मैं आपको सॉरी बोल देता हूँ। हर बीज से पेड़ नहीं बनता, और ये तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही जान लीजिए कि रोड के साइड में अजीब पुराना आदमी जो मैजिक बीन्स बेचता है, उससे तो बिल्कुल भी नहीं उगेंगे। ये सब वाहियात $50 खर्च करना होगा। अपना टाइम और पैसा दोनों बचाने के लिए पहले चेक कीजिए कि बीज जिंदा है या नहीं, और अच्छी क्वालिटी के हैं और डिफेक्टिव ना हो। और अच्छी बात यह है कि ऐसा करने के लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। आपको करना बस ये है कि मुट्ठी भर बीज लीजिए और इन्हें पानी में डाल दीजिए, फिर इसे चम्मच से चला दीजिए और बीज सेटल होने का इंतजार कीजिए। जो बीज ऊपर तैर रहे होंगे वो डिफेक्टिव होंगे, और जो डूब जाएंगे वो अच्छे होंगे, और उनसे पेड़ बन सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीज का उगने वाला पार्ट प्रोटीन की डेंस पैकेजिंग होती है, और इसी वजह से ये डूब जाते हैं। अगर ये पेड़ के एम्ब्रियो अच्छे से बने होंगे तो बीज डेंस होंगे और आसपास का पानी इन्हें डुबा देगा। अगर बीज में जरूरी प्रोटीन नहीं होगा तो वो हल्का होगा और तैरेगा। तो बस इस छोटी आसान सी ट्रिक की मदद से आपको लगेगा जिंदगी में आगे कभी बीजों पर सट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जेलो फॉर जेली बीन्स। वाओ, स्ट्रॉबेरी जेली सबसे अच्छा बोवली स्नैक। लेकिन क्या आपको पता है कि पेड़ भी इस जेली स्नैक को एंजॉय करते हैं? पेड़ जेली को इतना एंजॉय करते हैं कि जिन बीजों को अनफ्लेवर्ड जेलेटिन के साथ मिला दिया जाए वो बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी पेड़ बनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जेलेटिन एक जबरदस्त लिक्विड फर्टिलाइजर होता है। इसमें बहुत सारे नाइट्रेट होते हैं। ये नाइट्रोजन का इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, और ये उन 3 में से एक मिनरल है जो पेड़ को बढ़ने के लिए चाहिए होता है। बाकी 2 इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं फॉस्फेट्स और पोटेशियम।
फूल वाले पेड़ इन तीनों न्यूट्रिएंट्स को 3:1:2 के रेशियो में लेते हैं, जिसका मतलब है कि 3 पार्ट्स नाइट्रोजन में, 1 पार्ट फॉस्फेट्स में, 2 पार्ट पोटेशियम। इसलिए पेड़ों के डेवलपमेंट के लिए नाइट्रेट से भरा हुआ फर्टिलाइजर बहुत जरूरी होता है और इस काम के लिए जिलेटिन एकदम परफेक्ट है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप जिलेटिन भरे कप अपने गुलाब के पेड़ में डालने लगे, ये जान लीजिए कि पेड़ जिलेटिन के सॉल्यूशन फॉर्म को सबसे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। एक पानी भरी कैन में अनफ्लेवर्ड जिलेटिन डालिए और इंतजार कीजिए बीजों के उगने का। लेकिन हाँ, ये जेली बीन्स बनकर बड़े नहीं होंगे, नॉर्मल हरे बीन्स ही रहेंगे। लुफाफन, क्या आपको भी डॉलर स्टोर से मिले हुए खुरदुरे प्लास्टिक बाथ स्पॉन्ज पसंद नहीं है? क्या आपको पता था कि असल में स्पॉन्ज पेड़ पर उगते हैं? ओके, टेक्निकली ये बेलें होती हैं। जी हाँ, प्लास्टिक बाथ लूफा नेचुरल लूफा की ही डिजाइन पर बेस्ड है, जो कि कद्दू की बेल का एक पार्ट है। लूफा को उगाना बड़ा ही आसान होता है और इसमें खीरे जैसे फल आते हैं जिन्हें खाया जा सकता है। लेकिन अगर आप इन फलों को खुले में लंबे टाइम तक के लिए सूखने देंगे तो इनका फाइबर स्पॉन्ज बन जाएगा। बस इसकी कड़क शेल को हटा दीजिए और फिर आपके पास बचेगा ऐसा लूफा स्पॉन्ज जिसे आप अपने बर्तन धोने में और नहाने में यूज कर सकते हैं। अगर आप इनके बीजों को बार बार उगाते रहे तो फिर आपको जिंदगी भर इनकी फ्री सप्लाई मिल सकती है। और तो और ये प्लास्टिक स्पॉन्ज से ज्यादा सॉफ्ट भी है। एटलीस्ट मेरी मम्मी ने तो यही कहा था जब मैंने उनके बर्थडे पर 5वीं बार लगातार लूफा गिफ्ट किया था। और जब लूफा पुराना हो जाए तब आप इसे गार्डन में फेंक सकते हैं, क्योंकि ये पूरे तरीके से डिग्रेडेबल होते हैं। आपके पेड़ों के लिए एकदम परफेक्ट खाद उन मार्केट में मिल रहे प्लास्टिक लूफा की तरह नहीं है कि लैंडफिल में पड़े रहें। डिनर एंड बीज बोना, क्या आप एक इम्प्रेसिव हाउस प्लांट ढूंढ रहे हैं जिसे देखकर आपके दोस्त इम्प्रेस हो जाए? वेल, अपने खाने के कचरे को फेंकने के बजाय आप इन्हें हाउस प्लांट की तरह रीग्रो कर सकते हैं। मैं स्पेशली फलों और सब्जियों के कचरे की बात कर रहा हूँ। दुख की बात है कि जो मैक एंड चीज मैंने कल रात खाया था ना, उसे रीग्रो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए देखिए, पाइनएप्पल का ऊपर वाला पोर्शन रीग्रो करके एक बहुत ही शानदार हाउस प्लांट बन सकता है। इन कांटे वाले पोर्शन को उगाना बहुत ही आसान है। बस इस लीफी क्राउन को काट लीजिए, नीचे की पत्तियां हटा दीजिए और फिर जब तक आपको बर्ड्स ना दिखाई दें तब तक साइड्स को ट्रिम करते रहिए। ये ठीक स्टेम के पास ब्राउन बम्स की तरह दिखाई देगी। अब इस पाइनएप्पल क्राउन को मिट्टी में गाड़ दीजिए और पानी डालते रहिए और इसे एक उजाले वाले एरिया में रखिए। इससे पहले कि आप जान पाएं, आपके पास होगा एक शानदार पाइनएप्पल का पेड़ जो कि आपके दोस्त को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि वो आपको कहां से मिला। उन्हें तो इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं होगा कि वो ग्रोसरी स्टोर से आया है। और गाजर के फूल उगाने में तो और भी कम मेहनत है भाई। गाजर के टॉप पोर्शन को काट कर उसे कम पानी भरे हुए बर्तन में डाल दीजिए और फिर कुछ महीने में देखिए इसे उगते हुए। एक बार जब जड़ें बनने लग जाए तो फिर गाजर को मिट्टी में ट्रांसफर कर दीजिए। दुख की बात है कि गाजर के टॉप पोर्शन से पूरी की पूरी गाजर नहीं उग सकती, लेकिन इससे पेड़ तो उग ही जाएगा, जिससे एक क्यूट छोटा लो मेंटेनेंस हाउस प्लांट बन सकता है। ये किसी फेदर जैसा होता है और उसके फूल लेस जैसे सफेद रंग के होते हैं, जो कि इस परफेक्ट शो पीस प्लांट बना देते हैं इसको, जिसे आप अपने घर में सजा कर रख भी सकते हैं। यार, मैं आपसे कभी हाउस प्लांट पर खर्चा नहीं करने वाला। फ्लावर पावर, क्या मैं अपने गार्डन में पिंक फूल चाहता हूँ या फिर ब्लू या फिर पर्पल के बारे में क्या ख्याल है? मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। चलो, अच्छी बात है कि मैं हाइड्रेंजियस उगा सकता हूँ और फिर तीनों के बीच में स्विच कर सकता हूँ। ऐसा लग सकता है कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन सही में हाइड्रेंजियस कलर बदल सकते हैं और एक पिंक से ब्लू और पर्पल की हर शेड में हो सकते हैं। क्या आपको पता है कि हाइड्रेंजियस को एसिडिक सॉइल चाहिए होती है जिसका पीएच लेवल 7 से कम हो, लेकिन मिट्टी में जरा पीएच लेवल के चेंज होने से फूलों का कलर पिंक से ब्लू हो सकता है। ये केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट होता है जहां पर एल्यूमिनियम आयंस मिट्टी में मिलकर रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पेड़ के पिगमेंट्स बाइंड हो जाते हैं और बनते हैं कलर। 5.2 से लेकर 5.5 पीएच की मिट्टी में ज्यादा सॉल्युबल एल्यूमिनियम आयंस होते हैं, जिससे ब्लू फूल बनते हैं। जब पीएच बढ़ता है तो मिट्टी कम एसिडिक बन जाती है और मिट्टी कम एल्यूमिनियम आयंस को एब्जॉर्ब कर पाती है, तो इसलिए 6.0 से 6.2 पीएच में फूल पिंक हो जाते हैं। अगर आप अपने हाइड्रोजन्स का रंग बदलना चाहते हैं तो आपको बस मिट्टी का पीएच लेवल बदलना है। चिंता मत कीजिए, इसके लिए आपको वाटर वाइट की केमिस्ट्री स्किल्स बिल्कुल नहीं चाहिए। बस रोजमर्रा के आइटम्स आपका काम कर सकते हैं। मिट्टी को ज्यादा एसिडिक बनाने के लिए अपनी क्रिसमस ट्री से कुछ पत्तियां तोड़ लीजिए और उसे मिट्टी खाद में मिला दीजिए या फिर मिट्टी में कॉफी पिला दीजिए। इससे आपके हाइड्रोजन्स नीले हो जाएंगे। और वहीं अगर आपका मन पिंक फूल देखने का करे तो कुछ पुराने मशरूम काट डालिए और उसे हाइड्रोजन्स के गमले में डाल दीजिए। इससे मिट्टी कम एसिडिक बनेगी। और अगर आप बेक करने के शौकीन हैं तो आपका काम 1 चम्मच बेकिंग सोडा से भी हो सकता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि हाइड्रोजन्स रातों रात में रंग नहीं बदलते, बल्कि इस प्रोसेस में कुछ हफ्तों से लेकर कई महीने लग सकते हैं, क्योंकि फूलों की पंखुड़ियों को मिट्टी से एल्यूमिनियम आयंस लेने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो अगर आप क्रिसमस में अपने हाइड्रोजन्स में पाइन लीव्स डालें तो ईस्टर में आपको पिंक से ब्लू फूल मिल जाएंगे भाई।
हनी लव, क्या आपको पता है कि आप किसी पुराने बुके के फूलों को फेंकने की बजाय उससे नया पेड़ बना सकते हैं? जी हाँ, वो सुंदर बुके जो आपको मिला था, उससे आप सुंदर गुलाब उगा सकते हैं। ये उतना ही आसान है जितना एक स्टेम को शहद में डुबाना होता है। हनी एक बहुत ही पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइजर बन सकता है। इसमें प्लांट्स के लिए जरूरी 3 में से 2 मिनरल्स होते हैं, जो कि फास्फोरस और पोटेशियम। साथ ही इसमें कई और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। शहद में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो इसीलिए कट लगाने की वजह से पेड़ों को बीमारी भी नहीं होगी। बस स्टेम को नीचे से शेव कर दीजिए, उसे एक शहद के बर्तन में डुबोइए और फिर इसे मिट्टी में लगा दीजिए। आपको जल्दी ही नया पेड़ मिल जाएगा और अगले वैलेंटाइन डे पर खुद के बुके भेजिए आप। फिश स्टैक्स, क्या आपने कभी अपने फिश टैंक में सब्जियां उगाने के बारे में सोचा? क्रेजी है ना, लेकिन ये आइडिया चाहे सुनने में कितना भी अजीब क्यों ना लग रहा हो, इसके पीछे पूरी की पूरी एक साइंस है। एक्वापोनिक्स, हर लिविंग क्रिएचर की तरह फिश भी पूप करते हैं। हम इंसानों के लिए बहुत ही घिनौना है, लेकिन पेड़ों के लिए ये न्यूट्रिएंट्स का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। एक्वापोनिक्स फूड को उगाने के लिए पूप के यूज के पीछे की ही साइंस है। तो ये काम कैसे करती है? फिश पूप में बहुत सारा अमोनिया होता है। पानी के अच्छे बैक्टीरिया अमोनिया को पहले बताए गए इंपॉर्टेंट नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, जिन्हें बाद में पेड़ जड़ों से अपने अंदर ले लेते हैं। फिश जितना ज्यादा पूप करेगी, पेड़ उतने ही बड़े होंगे, और बदले में पेड़ फिश वाटर को साफ रखते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक अमोनिया अपने अंदर भर लेते हैं। ये ऐसी टेक्निक है जिसे इंडस्ट्रियल फार्मिंग में यूज किया जाता है, जहां पर इलेक्ट्रिक पंप फिश टैंक से न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर को उग रहे पेड़ों में डाल देते हैं। और ये ऐसी टेक्निक है जिसे आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना स्वीट पोटैटो पड़ा हुआ है, तो ये एक्वापोनिक्स के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। स्वीट पोटैटो के लिए बेस में 3 टूथपिक गाड़ दीजिए और फिर उसे फिश टैंक में डाल दीजिए। ये ध्यान रहे कि स्वीट पोटैटो का सिर्फ टिप ही पानी में रहे, नहीं तो पूरी की पूरी सब्जी सड़ जाएगी। एक ही हफ्ते में पानी की जड़ें उगने लगेंगी और ऊपर पत्तियां उगाएंगी। ऐसे ही स्वीट पोटैटो का पेड़ उग जाएगा। और एक बार जब आपका टैंक सारे न्यूट्रिएंट्स पेड़ को दे दे, तो इसमें मछलियां डाल दीजिए। फिर बस बैठ जाइए और फिश पूप की मदद से अपने स्वीट पोटैटो के पेड़ को बढ़ते हुए देखिए। चिंता मत कीजिए, इससे टेस्ट में कोई असर नहीं आने वाला। डायनेमिक डुओज, क्या आपको पता है कि पेड़ों की भी सोशल लाइफ होती है? मेरा मतलब है, आपको फेसबुक में डीजी और लीजीज से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आएगी, लेकिन अगर आपके पेड़ों को उनके दोस्तों के पास रखा जाए तो ये बहुत ज्यादा फलते फूलते हैं। बोटेनिकल फ्रेंड का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी और थाइम। थाइम मगेट्स को भगा देता है और अच्छे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि फ्लाइज जो कि कैटरपिलर को खा जाती हैं, जिससे कि ये स्ट्रॉबेरी की पत्तियों को बर्बाद नहीं कर पाती हैं, और इसी कारण स्ट्रॉबेरी का पेड़ बहुत जूसी फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है। दूसरा एग्जांपल है गुलाब और अंगूर का। इन दोनों को अक्सर ही वायनाड में एक साथ उगाया जाता है। गुलाब पाउडरी मिल्ड्यू होने के कारण साइन पहले ही दे देते हैं, जो कि एक तरीके से पाउडरी फंगस होती है और अंगूर की बेल को खराब कर देती है। गुलाब अंगूर के कंपैरिजन में पाउडरी मिल्ड्यू होने के साइन पहले दिखाएंगे, जिसकी वजह से किसान फंगस स्प्रे यूज कर सकते हैं, इससे पहले कि वो अंगूर बर्बाद कर दे। ये हुई ना विंटेज फ्रेंडशिप। मैरीगोल्ड बहुत ही फेमस है। ये नेचुरल पेस्टिसाइड है और ये किसी भी पेड़ के बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। ये किसी कमजोर पेड़ के आसपास मैरीगोल्ड का पेड़ लगा दो तो कीड़े मकोड़े और नेमाटोड्स जैसे पेस्ट से उस कमजोर पेड़ को बचा लेगा। नेमाटोड्स बहुत ही छोटे वर्म्स होते हैं, जिनका मुंह स्पीयर की तरह होता है, जिससे कि ये पेड़ों की जड़ों को पंक्चर कर देते हैं। इसकी वजह से फसल और फूल बर्बाद हो जाते हैं। मैरीगोल्ड नेमाटोड्स को हरा सकते हैं, क्योंकि इनमें से एक ऐसा केमिकल निकलता है जिसकी वजह से नेमाटोड्स पनपने से पहले खत्म हो जाते हैं। मैरीगोल्ड मधुमक्खियों को भी अट्रैक्ट करते हैं, जो कि क्रॉप्स को पॉलिनेट करने में मदद करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पेड़ मजेदार गार्डन पार्टी करें, तो मेरी मानिए, मैरीगोल्ड उगा लीजिए मेरे भाई। एंटी ग्रेविटी गार्डन वैरायटी, क्या आप हमेशा से अपना एक सब्जियों का स्पेस चाहते थे, लेकिन आपके अपार्टमेंट के आउटडोर में ये स्पेस ही नहीं है? तो आप जरूर पेड़ों को उल्टा उगाना सीखना चाहेंगे। पेड़ों को सच में सिर्फ लाइट और पानी चाहिए होता है, उन्हें ग्रेविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 90s में एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जिसमें टमाटर को एंटी ग्रेविटी गार्डनिंग टेक्निक से उगाया गया था, और तब से बहुत ही फेमस गार्डनिंग टेक्निक बन गई, जिसकी वजह से फंगस और कीड़े भी नहीं होते हैं। ये टेक्निक सबसे सही काम करती है बेलों के साथ, जैसे कि टमाटर, शिमला मिर्च, खीरे, बैगन, बीन्स, हर्ब्स और स्ट्रॉबेरी। आप अपनी बालकनी में पूरा का पूरा फार्मर मार्केट बना सकते हैं, लेकिन इस टेक्निक के कुछ नुकसान भी हैं भाई। माना कि पेड़ों को ग्रेविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पानी को तो पड़ता है। अगर आपके पास वाटर रिटेनिंग गमले नहीं है, तो पूरे फ्लोर पर पानी पानी हो जाएगा। एयर करंट की वजह से लटके हुए पेड़ों से मॉइस्चर भी जल्दी चढ़ जाता है। तो इसलिए आपको अपने पेड़ों को ज्यादा बार पानी देना होगा। और आपके पेड़ किसी छत के नीचे हैं, तो इनसे यू शेप का स्टेम बन सकता है, क्योंकि पेड़ सनलाइट की तरफ बढ़ते हैं, और इसके पीछे कारण है ऑक्सिन नाम का हार्मोन। अगर आप ये ध्यान रखें कि पेड़ को पर्याप्त सनलाइट मिल रही है, तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं।
हैं। और ऊपर से हर पेड़ को उल्टा भी नहीं लटकाया जा सकता, स्पेशली भारी पेड़ों को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे में इनके खुद के स्टेम की वजह से ये टूट जाएंगे और इससे बड़ा हो सकता है कि पूरा का पूरा गमला ही आपके सर पर आ गिरे। बाप रे। लेकिन हाँ, जिन लोगों की हिम्मत बहुत ज्यादा है वो तरबूज को उल्टा उगा सकते हैं। तरबूज बेल में उगते हैं जिन्हें आप चढ़ना सिखा सकते हैं। ये बालकनी के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन जब तरबूज का फल उगेगा तो ये बहुत भारी हो जाएगा। बेल तरबूज को हवा में बीच में नहीं लटका के रख पाएगी, तो इसीलिए अपने फल को एक हैमोक की मदद से तब तक लटकाना जारी रखें जब तक कि उसे तोड़ने का समय ना आ जाए, और फिर अपनी बालकनी में मस्त धूप में बैठकर अपने उगाए गए तरबूज का मजा उठाएं। द हेयरी गार्डनर। क्या आपके भी शावर ड्रेन में बाल जम जाते हैं, या फिर आपका भी हेयर ब्रश 3 गुना बड़ा हो जाता है? वेल, आप अपने बालों का यूज गार्डन में कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल नहीं पता होगी, लेकिन इंसानी बालों में भरपूर नाइट्रोजन होता है। लेकिन हाँ, बाल डिकम्पोज होने में कई महीने ले सकते हैं और उसके बाद ही पेड़ इन्हें नाइट्रेट में सोर्स की तरह यूज कर पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर ये धीरे धीरे बढ़ने वाले पेड़ जैसे कि तुलसी उसके लिए एकदम परफेक्ट है। बालों को जल्दी डिकम्पोज करने के लिए वर्म्स को यूज में लाया जा सकता है, जो कि आपके पुराने हेयर कट को बड़े मजे से खा जाएगा। इंसानों के बाल बड़े जानवरों जैसे कि हिरन और खरगोश को भगाने के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इन्हें इसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो बस अपनी मिट्टी के ऊपर थोड़े से बाल डाल दीजिए और फिर हिरन आपके पेड़ को नहीं खाएगा, और साथ ही साथ होम मेड फर्टिलाइजर भी बन जाएगा। पहले तो मैं इस बालों वाले आइडिया से जरा झिझक रहा था, पर अब मेरे गार्डन में आपको बाल दिख जाए तो मुझे दोष मत दीजिएगा। इन सभी गार्डनिंग हैक्स में से आपको सबसे ज्यादा किसने चौंका दिया, और आप किसको ट्राई करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। देखने के लिए शुक्रिया।